नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे में होंगे, मज़े में होंगे और मज़े में होना भी चाहिए और अपनी पढ़ाई जो है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ जो है वो पूरी कर रहे होंगे। इसी के साथ जो है वो हम लेते हैं आज की क्लास टीएनसी बुलेट सीरीज में। वो आएगी हमारे पास में हिस्प्रंग्स डिजीज। हिस्प्रंग डिजीज की हम बात करें तो दोस्तों एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे पूछे जाएंगे उनको हम जो है वो ले लेते हैं दोस्तों। तो ये जो आप देख रहे हो क्वेश्चन की बात करें तो जो हिस्प्रंग डिजीज है वो बेसिकली हमें बच्चों में जो है वो देखने को मिलती है। इसको जो है वो दूसरे नाम से मेगा कोलन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। मेगा कोलन क्यों दोस्तों? मेगा का मतलब होता है बड़ा और कोलन आप जो है वो चीजें जानते ही हो। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमें थोड़ी सी जो है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है वो देखनी पड़ेगी। अभी सारी चीज आएगी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखेंगे कि ये जो है बेसिकली डिजीज क्यों होती है, किसकी वजह से होती है और ये बेसिकली बच्चों में ही क्यों प्रेजेंट होती है। ये सारी चीजें जो हम देखेंगे, देन उसके बाद जो हम इसको आगे बढ़ेंगे। रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो दोस्तों इससे अगर हम बात करें क्वेश्चन आंसर की तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछ जाते हैं। एक तो इसके नाम से पूछ जाते हैं कि इसको जो हो मेगा कोलन क्यों कहा जाता है। देन उसको मैं पूछा था इसकी एटियोलॉजी कि हिस्प्रंग डिजीज जो है वो क्यों होती है, किसकी वजह से जो है वो ये डिजीज होती है। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड कि इसमें हम जो है वो क्या कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है हम यहाँ पे देखेंगे। तो वन बाय वन करके लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। नोट्स जो है वो दोस्तों आप कंटिन्यूस जो है वो बनाते रहिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज को अगर आप कल को रिवीजन करोगे तो जैसे 100 टॉपिक हैं या 200 है या 500 टॉपिक हैं, उनको आप एक साथ सडनली कम समय में जो हो रिवाइज नहीं कर सकते। इसके लिए अगर आपके पास में अगर नोट्स बने हुए हैं या आपने अपने खुद हाथों से जो है वो नोट्स बना रखे हैं तो आप उसको जो हो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जो है वो फिनिश कर सकते हो। ठीक है, तो ये शुरुआत करते हैं और हम आगे लेते हैं आज की डिजीज या आज का टॉपिक दैट इज कॉल्ड हिस्प्रंग डिजीज। हिस्प्रंग डिजीज शुरू करने से पहले जो है मैं आपको कुछ एनाटॉमी जो है वो स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों इसकी जो है बेसिकली एनाटॉमी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपने देखा है दोस्तों हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में जो है इसोफेगस आती है। देन उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो आप ये स्टोमक है। ठीक है, स्टोमक के बाद में जो है वो हमारे पास में इंटेस्टाइन चालू हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है वो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? डुडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, ये आपको पता ही है। स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होने के बाद अब इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास में इनका सब चीजों का काम नहीं है। उसके बाद शुरुआत हो जाती है हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे पास में 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है हमारे पास में सीकम और एक होता है हमारे पास में कोलन। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सीकम और एक होता है कोलन। सीकम की अगर हम बात करें तो ये जो पार्ट देख रहे हो यहां से यहां तक, ये जो पार्ट है ये है हमारे पास में सीकम। सीकम इतना ही पार्ट होता है जहां पे हमारे पास में अपेंडिक्स होती है और जहां पे हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन आके जुड़ती है उसको हम कहते हैं दोस्तों सीकम। क्लियर है? स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास में 3 पार्ट हुए। कौन कौन से? डुडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन चालू होगी। लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे पास में जो है वो 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? सीकम एंड कोलन। ठीक है, बाकी जो भी बचा वो बचा हमारे पास में कोलन। उसके बाद रेक्टम आएगा और उसके बाद में जो है वो एनस आएगा। इस तरीके से पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट जो है वो फिनिश हो जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास में कोलन की। तो कोलन जो है वो हमारे पास में बड़ा पार्ट होता है और उस कोलन को हम जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं या 4 पार्ट में जो है वो डिवाइड करते हैं। अब 4 पार्ट कौन कौन सा? पहला आ जाता है हमारे पास में दोस्तों असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन क्यों बोला? कि कोई भी चीज ऊपर की तरफ जब बढ़ रही है उसको हम बोलते हैं असेंडिंग, नीचे की तरफ जा रही है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग। तो यहां से सीकम के जस्ट बाद कोलन चालू हो गया। ठीक है, सीकम के जस्ट बाद जो है वो कोलन चालू हो गया। कोलन जो ऊपर जा रहा है उसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलन। उसके बाद आडा हो गया, यूं तरीके से वो हो गया हमारे पास में ट्रांसवर्स कोलन। ये हो गया हमारे पास में ट्रांसवर्स कोलन। क्लियर? ठीक है, तो ये सीधा जा रहा था ये असेंडिंग, देन ये इधर जा रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलन। फिर नीचे की साइड में जाएगा तो नीचे वाला हो गया हमारे पास में दोस्तों डिसेंडिंग कोलन। नीचे की तरफ जा रहा है वो हो गया हमारे पास में डिसेंडिंग कोलन। उसके बाद आता है हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड सिग्मोइड कोलन। एस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो एस टाइप की स्ट्रक्चर
ये आता है हमारे पास में सिग्मोइड कोलन। तो कोलन के 4 पार्ट कौन कौन से हो गए? असेंडिंग कोलन ऊपर जा रहा है, ट्रांसवर्स कोलन साइड में जा रहा है, देन उसके बाद डिसेंडिंग कोलन नीचे की तरफ जा रहा है, देन सिग्मोइड कोलन जो एस शेफ का है उसको बोल रहे हैं सिग्मोइड कोलन, और लास्ट में हमारे पास चीज आती है दोस्तों रेक्टम, और उसके बाद एनस जहां से जो है वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे पास में कोलन है, और कोलन का भी कौन सा पार्ट दोस्तों, जो हमारे पास में सिग्मोइड कोलन का है या डिसेंडिंग कोलन का लोअर पार्ट है, या तो लोअर पार्ट ऑफ डिसेंडिंग कोलन बोल दो, या हम कहते हैं सिग्मोइड कोलन है, वहां पे क्या होता है कि वहां वो बढ़ जाती है जिसको हम बोलते हैं मेगा कोलन, और इसी का दूसरा नाम है हमारे पास में स्प्रिंग डिजीज का मेगा कोलम। अब मेगा कोलम क्यों हो रही है? तो दोस्तों मेगा कोलन इसलिए होती है कि ये जैसे हमारे पास में इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें हमारे पास में 4 लेयर आती है। सबसे अंदर वाली म्यूकोसा, अगर ये हमारे पास में इंटेस्टाइन है, इसका कट करके मैं पार्ट निकालूं तो ये अंदर वाली जो है वो हमारे पास में ये तो होगी ल्यूमन, ठीक है। देन उसके बाद आगे म्यूकोसा, देन उसके बाद आगे हमारे पास में सब म्यूकोसा, देन उसके बाद आता है हमारे पास में मस्कुलर लेयर जिसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों होती है, और लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास में सीरोसा। तो ये लेयर होती है, ठीक है। अब ये जो लेयर होती है, अब इन लेयर के बीच में हमारे पास में जो दोनों लेयर है, कौन सी, सब म्यूकोसा और स्मूथ मस्कुलर लेयर, इन दोनों के बीच में नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है, मिशनर स्पेसेस एंड पियर स्पेसेस, अभी सारी चीजें आएगी। वहां पे जो है वो हमारे पास में इंपल्स देने के लिए जो है वो पैचेज होते हैं या नर्व सेल होती है, ठीक है। वो नर्व सेल जो है वो बेसिकली क्या करती है दोस्तों, यहाँ पे पेरिस्टेटिक मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करती है। जब हम स्टूल पास आउट करते हैं तो हम प्रेशर लगाने की कोशिश करते हैं तो स्टूल आगे की तरफ जाता है, ठीक है। तो वहां पे नर्व सेल होती है, उस नर्व सेल को हम नाम देते हैं दोस्तों गैंग्लियन सेल। क्या होती है दोस्तों? गैंग्लियन सेल होती है। अब होता क्या है कि कंजेनाइटली इन द सेंस बाय बर्थ वो जो गैंग्लियन सेल्स है वो नहीं होती है, ये डिफेक्टेड होती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगा। अब पेरिस्टेटिक मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो स्टूल सारा का सारा यहीं जमा हो जाएगा, और स्टूल जमा हो जाएगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है यहीं जमा हो जाएगा, कोलन बड़ी हो जाएगी, उसको हम कहते हैं मेगा कोलन, और उसी का नाम हो गया दोस्तों स्प्रिंग डिजीज। यहां तक समझ में आ गया? कोई चीज का डाउट है? मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट जो है वो इसमें होगा। तो ले लेते हैं इसकी डेफिनेशन और आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग डिजीज, इसको हम एचडी से लिखते हैं, ठीक है। एचडी दो जगह कंफ्यूजन हो जाओगे, हीमोडायलिसिस को भी हम एचडी ही लिखते हैं, ठीक है। पेरिटोन डायलिसिस को हम पीडी लिखते हैं, हीमोडायलिसिस को एचडी लिखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म जब भी एचडी लिखें तो ये मत देखना कि हीमोडायलिसिस है। आज की क्लास के लिए हमारे पास में एचडी का मतलब होता है स्प्रिंग डिजीज। तो स्प्रिंग डिजीज इज आल्सो नोन एज कंजेनाइटल एनागोनोइक मेगाकोलन, ठीक है। यानी कि कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ, एनागोनिक मतलब होता है हमारे पास में गैंग्लियन सेल की एब्सेंस, एंड मेगाकोलम इट इज बाय बर्थ डिफेक्ट, ये जो है वो बाय बर्थ डिफेक्ट होता है, वेयर नर्व सेल्स दैट इज कॉल्ड गैंग्लियन सेल्स आर एब्सेंट और इन ए पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि जो गैंग्लियन सेल्स है वो एब्सेंट होती है कौन से पोर्शन में, मोस्ट कॉमनली इन डिजिटल कोलन। और डिजिटल कोलन कौन सी होती है दोस्तों? सिग्मोइड कोलन होती है। भाई पूरी कोलन में पहला पार्ट असेंडिंग कोलन, दूसरा पार्ट ट्रांसवर्स कोलन, तीसरा पार्ट डिसेंडिंग कोलन और लास्ट पार्ट सिग्मोइड कोलन। तो यहां पे यही बोला है कि दैट इज जो हमारे पास में स्प्रिंग डिजीज है, इसको कंजेनाइटल एनागोनिक मेगाकोलन के नाम से जानते हैं। ये बाय बर्थ डिफेक्ट होता है जिसके अंदर हमारे पास में जो नर्व सेल्स है जिसको हम गैंग्लियन सेल्स के नाम से जानते हैं वो एब्सेंट होती है। कहां पे? इंटेस्टाइन के पार्ट में, और बेसिकली मोस्ट कॉमन डिजिटल कोलन के अंदर जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट जो है वो एब्सेंट होती है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लगाई है वहां पे जो है वो एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस लीड थ्रू ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और स्टूल पास करने में जो है वो डिफिकल्टी आएगी। ये हो गया हमारे पास में दोस्तों स्प्रिंग डिजीज का जो है वो डेफिनेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद हमारे पास में एटियोलॉजी, किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो कंजेनाइटल होता है, ठीक है। कंजेनाइटल इन द सेंस बाय बर्थ, कंजेनाइटल का मतलब हो गया दोस्तों बाय बर्थ, ठीक है। और बाय बर्थ बहुत सारे रीजन की वजह से होता है, ठीक है। बहुत सारे जो है वो बेसिकली तो देखा जाए तो जो हमारे पास में क्रोमोसोम्स है उनकी एबनॉर्मलिटी की वजह से ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों कंजेनाइटल होता है यानी कि प्रेजेंट फ्रॉम बाय बर्थ ड्यू टू फेलियर ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स
टू माइग्रेट कंप्लीटली ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट, यानी कि फीटल डेवलपमेंट होता है उसके अंदर जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है उनका सही तरीके से माइग्रेशन जो है वो नहीं हो पाता और उसकी वजह से जो बेसल सेल्स है, ठीक है, वो नहीं बन पाती है। सेकंड आ जाता है हमारे पास में जेनेटिक म्यूटेशंस। जेनेटिक म्यूटेशन यानी कि जीन में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। इसमें हमारे पास में एक जीन होता है RET प्रो ऑनक्रेज, ठीक है, इस जीन में जो है वो बेसिकली हमारे पास में जो है वो प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से जो है वो हमें आगे चीजों को देखने में जो है वो दिक्कत आती है। क्लियर है। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ENDRB एंडोथेलियल रिसेप्टर बी में जो है वो प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से जो है वो मेगाकोलन या कहें कि जो गैंग्लियन सेल्स है वो डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एसोसिएटेड कंडीशन। एसोसिएटेड कंडीशन इन द सेंस कि और क्या जो है वो दिक्कत हो सकती है या और कौन सी चीजें जो है वो डिफेक्टेड हो सकती है जिसकी वजह से जो है वो हिस्प्रिंग डिजीज जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली चीज आती है दोस्तों डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम 21 क्रोमोसोम है उसके अंदर जो है वो हमारे पास में एबनॉर्मेलिटीज आती है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम उसमें देखने को मिलता है। एंड मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूरोप्लेजिया, ठीक है, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूरोप्लेजिया जो है उसमें दिक्कत आती है, जिसको हम मैन 2 के नाम से, टाइप 2 के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ठीक है, बार बार जो है वो हमारे पास में जो एंडोक्राइन है उसमें जो है वो कैंसर होता है, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूरोप्लेजिया। ये रीजन होते हैं हमारे पास में बेसिकली हिस्प्रिंग डिजीज के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम बात करें तो बेसिकली इन सब चीजों की वजह से डिफेक्टेड आएगा। ठीक है, यानी कि जीन में प्रॉब्लम आएगी, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में जो है वो गैंग्लियन सेल्स नहीं बनेगी, ये सारी चीजें नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इन फीटल डेवलपमेंट, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, इन फीटल डेवलपमेंट जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है, ठीक है, वो माइग्रेट होते हैं कॉर्डली फ्रॉम द गैंग्लियन सेल्स इनटू द सब म्यूकोसल मिशनस एंड मिसेंट्रिक पैचेज प्लिक्सेस। यानी कि आप ये देख सकते हो ये हमारे पास में जो हो बेसिकली एनाटॉमी फिजियोलॉजी है हमारे पास में इंटेस्टाइन के। इंटेस्टाइन का जो है अगर हम सेक्शन काट के देखेंगे तो सबसे अंदर वाली ये तो होगी हमारे पास में ल्यूमन, जो अंदर वाली है ल्यूमन, यानी कि ये हो गया। देन उसके बाद ये लेयर हो गई हमारे पास में म्यूकोसा। अब इसमें और ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि किसकी बनी होती है, क्या बनी होती है, हमें इतना ध्यान रखना है कि जो अंदर वाली लेयर है वो है हमारे पास में म्यूकोसा। उसके बाद ये जो आपने व्हाइट वाली सी लेयर देख रहे हो, ये जो आप लेयर देख रहे हो, ठीक है, ये होती है हमारे पास में सब म्यूकोसा। ठीक है, देन उसके बाद में आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट आता है हमारे पास में मस्कुलर एक्सटर्ना, या इसको कहते हैं मस्कुलर लेयर। इसके अंदर हमारे पास में दो प्रकार से लॉन्गिट्यूनल और सर्कुलर जो है वो लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और लास्ट में सबसे ऊपर आती है दोस्तों सीरोसा। ठीक है, तो ये 4 लेयर होगी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर और सीरोसा। ठीक है, अब हमारे पास में इसके अंदर जो है वो प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नर्व एंडिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। अब देखो नर्व एंडिंग कहां होती है, सब म्यूकोसा के अंदर जो नर्व प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं मिशनस पैचेज या सब म्यूकोसस प्लेक्सेस। याद रखना दोस्तों, जो हमारे पास में सब म्यूकोसल प्लेक्सेस जो है प्रेजेंट होते हैं, सब म्यूकोसल प्लेक्सेस जो कि नर्व को वो नर्व होती है जो कि इसको कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कंट्रोल करती है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन देती है किसको, जो गैंग्लियन सेल्स है उसको इंफॉर्मेशन देती है। और जो बीच मस्कुलर लेयर है उसमें भी हमारे पास में नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम एयरबेज या मिसेंट्रिक प्लेक्सेस के नाम से जो है वो जानते हैं। एग्जाम में ये भी काफी बार जो है पूछा जाता है कि मिसेंट्रिक पैचेज जो है वो कहाँ होता है, तो दोस्तों मिसेंट्रिक पैचेज जो है वो मस्कुलर लेयर में प्रेजेंट होता है, और जो सब म्यूकोसल प्लेक्सेस है, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो सब म्यूकोसा में जो है वो प्रेजेंट होता है, या सब म्यूकोसल लेयर में जो है वो प्रेजेंट होता है। इसको हम मिशनस पैचेज के नाम से भी जानते हैं, इसको हम जो है वो मिसेंट्रिक प्लेक्सेस के नाम से जानते हैं। अब ये दोनों में जो है वो हमारे पास में एबनॉर्मलिटी आती है, यानी कि जब फीटल डेवलपमेंट होता है तो जो नर्व का डेवलपमेंट होता है, आप सीधे शब्दों में याद रखो, ठीक है, क्रेस्टल ये सब चीजें छोड़ दो, कि जो हमारे पास में नर्व का डेवलपमेंट होता है तो जो गैंग्लियन सेल्स है कहाँ प्रेजेंट होती है, मिशनस पैचेज में एंड मिशनरी प्लेक्सेस में जो है वो होती है, वहां पे जो है वो इनका सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इन हिस्प्रिंग डिजीज माइग्रेशन इज कंप्लीटेड, यानी कि जो माइग्रेट होती है और वो किस में बदलती है दोस्तों, जो क्रेस्ट सेल्स बदलती है गैंग्लियन सेल्स में, वो नहीं बदल पाती है, जिसकी वजह से एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल्स इन डिजिटल बाउल्स,
ठीक है, जो हमारे पास में लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जिसको हम जो है वो दोस्तों सिग्मोइड कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, वहां पे जो है वो गैंग्लियन सेल्स एब्सेंस हो जाती है। फिर क्या होगा दोस्तों, तो इसकी वजह से गैंग्लियन सेल्स एब्सेंट है तो अफेक्टेड पार्ट रिमेन टोनिक, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाता है, ठीक है, टोनिक, टोनिक होता है कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि अब वहां पे गैंग्लियन सेल्स नहीं है तो जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है और वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रहता है, जिसकी वजह से स्टूल जो है वो आगे पास नहीं हो पाता है और वो स्टूल जो हो वहीं पे जमा हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोक्सिमल बाउल बिकम डायलेटेड ड्यू टू बेकअप कंटेंट्स एंड मेगाकोलन डेवलप, यानी कि जो हमारे पास में स्टूल है वो सारा का सारा वहीं जमा हो जाता है और वो कोलन जो है बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं मेगाकोलम, और इसी को जो है वो दूसरा नाम दिया है दोस्तों हमने स्प्रिंग डिजीज। और यहाँ पे आप जो है वो इमेज बेस के द्वारा भी जो है वो देख सकते हो कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। जो मस्कुलर लेयर है वहां पे पूछा जाता है हमारे पास में मिसेंट्रिक प्लेक्सस होता है, और जो सब म्यूकोसल प्लेक्सस है जिसको हम जो है वो दोस्तों मिशनर्स पैचेज के नाम से जानते हैं, वो हमारे पास में सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसको भी याद कैसे करोगे, तो दोस्तों मिशनर्स में डबल एस आ रहे हैं, MESS आ रहे हैं, तो सब म्यूकोसा इसमें भी जो है वो हमारे पास में डबल एस आएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में, और मस्कुलर में जो है वो एक ही एस आता है, क्लियर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बेस्ड ऑन लेंथ इन्वॉल्वमेंट, लेंथ इन्वॉल्वमेंट के आधार पे जो है इसको कितनी कैटेगरी से डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों लेंथ के आधार पे मेगा कोलन को जो है वो 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है शॉर्ट, दूसरा है लॉन्ग, और तीसरा है टोटल कोलोनिक एंडागोनेसिस, ठीक है, नाम से पता चला। ये जैसे हमारे पास में इंटेस्टाइन है, ठीक है, या ये हमारे पास में कोलन है, अगर ये हमारे पास में कोलन का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, ये पार्ट ही इन्वॉल्व है कोलन का, इतना सा पार्ट ही है, तो ये हो गया हमारे पास में शॉर्ट, ठीक है, यानी कि शॉर्ट सेगमेंट डिजीज ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है। इसमें क्या होता है, रेक्टोसेगमाइड एरिया ही जो है वो अफेक्टेड होता है, यानी कि थोड़ा सा एरिया ही जो है वो अफेक्टेड होगा। सेकंड आता है हमारे पास में लॉन्ग सेगमेंट डिजीज, इसमें क्या होता है, एक्सटेंड प्रोक्सिमल टू सिग्मोइड, यानी कि सेकंड वाले में क्या होता है, चलो मैं यहीं पे जो हो, ये फर्स्ट का एग्जांपल है। सेकंड वाले में क्या होता है दोस्तों, सेकंड वाले में हमारे पास में ऑलमोस्ट जो है वो पूरा सिग्मोइड कोलन जो है वो इन्वॉल्व होता है। जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं वो हमारे पास में दोस्तों अफेक्टेड पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड वाले में आप देख रहे हो एक्सटेंड प्रोक्सिमल टू सिग्मोइड कोलन, और तीसरा आता है हमारे पास में टोटल कोलनिक एनालिसिस, जो रेयर और प्रेजेंट था, और एंटायर कोलन इज अफेक्टेड, यानी कि पूरी की पूरी कोलन जो है वो अफेक्टेड होती है, पूरी कोलन जो है वो अफेक्टेड हो जाएगी, पूरे में जो है वो कोई गैंग्लियन सेल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये हमारे पास में लेंथ के आधार पे जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है हमारे पास में शॉर्ट सेगमेंट डिजीज, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होता है, इसमें सिग्मोइड का थोड़ा सा एरिया ही जो है वो इन्वॉल्व होता है। सेकेंड आता है हमारे पास में लॉन्ग सेगमेंट डिजीज, ये जो है वो हमारे पास में प्रोक्सिमल टू एक सिग्मोइड होता है, ठीक है, यानी कि लंबा होता है। और तीसरा आता है हमारे पास में टोटल कोलोनिक, जिसमें पूरी कोलन जो है वो अफेक्टेड होती है। ये हो गया हमारे पास में बेस्ट के आधार पर, यानी कि लेंथ के बेस के आधार पर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये बेसिकली जो है वो नियोनेंट में क्या देखने को मिलेगा और बच्चों में जो है वो देखने को क्या मिलेगा। तो दोस्तों नियोनेंट किसको कहते हैं, नियोनेंट कहते हैं बाय बर्थ से लेके, ठीक है। अगर डिलीवरी से पहले बच्चे के अंदर मेगा कोलन है वो तो हमें दिखाई नहीं देगा, या स्प्रिंग डिजीज है वो तो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो तो पहले से ही पेट के अंदर है तो हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन जैसे डिलीवरी होगी देन बच्चा हो गया नियोनेंट। तो नियोनेंट होता है हमारे पास में 0 से लेके 28 डेज का जो बच्चा होता है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों नियोनेंट, ठीक है। इसमें भी हमारे पास में 2 चीजें हैं, 0 से 7 डेज का जो बच्चा होगा उसको हम बोलते हैं दोस्तों अर्ली नियोनेंट, ठीक है। और 7 डेज से बाद के लेके 28 डेज का जो बच्चा होगा उसको हम बोलते हैं लेट नियोनेंट, क्लियर है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। ये हो गया 0 से लेके 28 डेज, या बहुत सारी बुक्स में जो है वो ये भी लिखा हुआ है कि 1 मंथ का जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों नियोनेंट। तो 28 डेज, इवन रिचार्ज वाले भी 28 डेज को ही जो है महीना मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में आता है कि 28 डेज या 1 मंथ का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं नियोनेंट, ठीक है। और इसमें हमारे पास में 0 to 7 डेज अर्ली नियोनेंट और 7 to 28 लेट नियोनेंट। अच्छा, 28 डेज के बाद से 1 साल का बच्चा होता है हमारे पास में, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं इन्फेंट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना।
तो ये हमारे पास में नियोनेंट है। नियोनेंट में कैसे जो है वो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो पहली चीज है फेलियर टू पास म्यूकेनियम। म्यूकेनियम किसको बोलते हैं दोस्तों, जो फर्स्ट स्टूल होता है उसको बोलते हैं म्यूकेनियम। तो म्यूकेनियम जो है वो पास नहीं होगा 24 टू 48 आवर्स, ठीक है। 24 से 48 घंटे के बाद भी जो है, डिलीवरी के 24 से 48 घंटे के बाद भी जो है वो यूरिन पास आउट नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं दोस्तों फेलियर टू पास म्यूकेनियम, यानी कि मेगा कोलन जो है वो हो सकती है, या हिस्परिंग डिजीज जो है वो हो सकती है, क्योंकि डिलीवरी के कुछ समय बाद जो है वो बच्चा स्टूल पास कर देता है। और म्यूकेनियम क्यों बोला, जो हमारे पास म्यूकेन है फर्स्ट स्टूल, ठीक है, फर्स्ट स्टूल को हम जो है वो म्यूकेनियम बोलते हैं। सेकंड आता है हमारे पास में एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पेट जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, एब्डोमिनल का डिस्टेंशन मिलेगा। देन बॉयलेस वोमिटिंग। बॉयलेस वोमिटिंग का मतलब होगा कि गैस के साथ में, या हम कहें कि जो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में जो हमारे पास में वोमिटिंग रहेगी उसको हम बोलते हैं बिलियस वोमिटिंग। एंड कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स जब हमारे पास में 24 आवर्स से 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक भी यूरिन पास आउट नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन ही आ गई। नेक्स्ट फीडिंग इंटॉलरेंस। बच्चा जो है वो दूध नहीं पिएगा। बेसिकली क्यों नहीं पिएगा दोस्तों, क्योंकि वहां पे जो है वो फीडिंग इंटॉलरेंस है, उसको ज्यादा फीड नहीं चाहिए होती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इन्फेंट एंड अदर चिल्ड्रंस, ठीक है। इन्फेंट हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड 1 मंथ से लेके, या 1 मंथ या 28 डेज से लेके जो 1 ईयर तक का बच्चा है उसको हम बोलते हैं दोस्तों इन्फेंट। और अदर चिल्ड्रंस, अदर चिल्ड्रन मतलब उसके बाद के जो बच्चे हैं उसको हम बोलते हैं ओल्डर चिल्ड्रन। तो दोस्तों इन्फेंट में और ओल्डर चिल्ड्रन में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो पहली चीज हमारे पास में क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी कि लगातार जो है वो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा लंबे समय तक, 2-2 दिन, 4-4 दिन, 6-6 दिन तक जो है वो हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है रिबन लाइक एंड फाउल स्मेलिंग स्टूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि रिबन लाइक स्टूल जो है वो किस में देखने को मिलेगा। अब रिबन लाइक क्यों होता है दोस्तों, आपने को पता है जब हम स्टूल पास करते हैं, ठीक है, तो एनएस के पार्ट से होके आता है तो बिल्कुल राउंड शेप में होता है। लेकिन अगर हमारे पास में हिस्परिंग डिजीज से सफर कर रहा है तो वहां पे हमारे पास में नैरोइंग पार्ट्स आएगा और बिल्कुल रिबन के जैसे जो है वो स्टूल पास आउट होगा। इसको हम बोलते हैं रिबन लाइक स्टूल। और फाउल स्मेलिंग होगा। फाउल स्मेलिंग क्यों दोस्तों, क्योंकि जो स्टूल फ्रेश बनता है वो फ्रेश बाहर निकलता है, उसमें उतनी स्मेल नहीं आती। लेकिन वो स्टूल अगर हमारे पास में सिग्मोइड कोलन में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन पड़ा रहे तो सोचो कितनी स्मेल आएगी। तो रिबन लाइक और फाउल स्मेलिंग स्टूल जो है वो देखने को मिलेगा। और ये एग्जाम में काफी बार पूछता है रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल ब्लोटिंग, ठीक है, पेट में जो गुड़ 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 की आवाज आती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों ब्लोटिंग, वो देखने को मिलेगी क्योंकि स्टूल तो पास हो नहीं रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पुअर वेट गेन एंड फेलियर टू थ्राइव, ठीक है। पुअर वेट गेन होता है और उसका डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं होता है, फेलियर टू थ्राइव होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एंटेरोकोलाइटिस, ठीक है। एंटेरोकोलाइटिस आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, उसमें हमारे पास में एंटेरो मतलब इंटेस्टाइनल और कोलन का जो है वो इन्फेक्शन होगा, इसको हम बोलेंगे एंटेरोकोलाइटिस। इंटेस्टाइन इसका जो है वो इन्फ्लामेशन होगा जिसके अंदर हमें जो है वो फीवर देखने को मिलेगा, एक्सप्लोजिव डायरिया देखने को मिलेगा और सेप्सिस कंडीशन देखने को मिलेगी। और ये लाइफ थ्रेडिंग जो है वो कॉम्प्लिकेशन है। क्लियर है। तो ये बेसिकली हमारे पास में जो है वो साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे इन्फेंट में और नियोनेंट में, दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। देन उसके बाद आता हमारे पास में डायग्नोसिस। कैसे पता लगाओगे कि इस बच्चे को जो है वो हमारे पास में हिस्परिंग डिजीज है। तो पहला हमारे पास में आता है क्लिनिकल सस्पेशियंस, ठीक है। क्लिनिकल सस्पेशियंस या हम कहें हिस्ट्री टेकिंग बेस्ड ऑन साइन, यानी कि अगर उसको मान लो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, लगातार कॉन्स्टिपेशन है, 24 आवर्स से लेके 48 तक भी जो है वो स्टूल पास नहीं हो रहा है, या स्टूल पास हो रहा है तो बहुत फाउल स्मेलिंग वाला हो रहा है, अगर ये सारे क्लिनिकल फीचर्स दिख रहे हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या हम पता लगा सकते हैं कि ये क्लाइंट है या ये बच्चा जो है वो किससे सफर कर रहा है, हिस्परिंग डिजीज से जो है वो सफर कर रहा है। तो एक तो हम क्लिनिकल बेसिस के आधार पे जो है वो पता लगा सकते हैं। सेकेंड आता है दोस्तों हमारे पास में इमेजिंग। इमेजिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, एब्डोमिनल एक्सरे करवाएंगे। एब्डोमिनल एक्सरे करवाएंगे तो डायलेटेड बाउल लूप और एयर फील्ड लेवल जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि एक्सरे करवाएंगे तो जो हमारे पास में बाउल लूप है, जो सिग्मोइड कोलन है, ठीक है, या जो टर्मिनल कोलन है वो बढ़ी हुई मिलेगी। और जो हमारे पास में कोलन है उसमें जो है वो हमें एयर
फ्लूइड लेवल देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत सारी हवा जो है वो देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्टूल तो पास हो नहीं रहा, तो उसकी वजह से वहां पे एयर और फ्लूइड जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम कर सकते हैं दोस्तों कॉन्ट्रास्ट एनीमा, जिसको हम बेरियम एनीमा के नाम से भी जो है वो जानते हैं। बेरियम एनीमा क्या होता है दोस्तों? ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव एनीमा होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव एनीमा हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम जो है वो घोल के पिलाते हैं, देन उसके बाद पता लगाते हैं, फिर हम जो है वो इमेजिंग देखते हैं, ठीक है, एक्सरे इमेजिंग देखते हैं और पता लगाते हैं कि उसको जो है वो कहाँ पे दिक्कत या कहाँ पे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उसको हम बोलते हैं बेरियम एनीमा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में शो ट्रांजेक्शनल जोन, यानी कि जो ट्रांजेक्शनल जोन है, यानी कि नैरोअर डिजिटल एनागोलिक सेगमेंट एंड डिजिटल प्रोक्सिमल सेगमेंट, यानी कि जो मेगा कोलन के बाद में है, या हम कहें कि उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल आपको जो है वो पतला दिखाई देगा। कैसे? जैसे मैं आपको इमेज में दिखाऊं दोस्तों, तो बिल्कुल आपको जो है वो पतला सा जो है वो दिखाई देगा। अगर मेगा कोलन की मेरे पास में स्ट्रक्चर होगी, ये देखो, ये बेसिकली जो है मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास में जो है वो बिल्कुल पतला सा जो है वो पार्ट दिखाई देगा। यानी कि ये देखिए आप, ये देखिए यहां पे जो है वो बिल्कुल स्मॉल पार्ट जो है वो दिखाई देगा। ये जो पार्ट देख रहे हो बिल्कुल स्मॉल है, ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डेफिनेटिव डायग्नोसिस, यानी कि कंफर्म डायग्नोसिस जो है वो कैसे पता लगेगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, जरूरी है कि उसको हिस्प्रिंग डिजीज हो, दोनों में प्रॉब्लम तो वही आ रही है, उसमें भी इंटेस्टाइनल जो है ब्लॉक हो जाती है, सारा जो है वो स्टूल एक्यूमुलेशन हो जाता है। लेकिन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और हिस्प्रिंग डिजीज दोनों जो है वो हमारे पास में कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, तो उसमें आप बता हमारे पास में रेक्टल बायोप्सी करते हैं और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। कैसे गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ये बताइए आप मुझे। एक्चुअली रेक्टल बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी आपको बताइए किसी भी पार्ट का या किसी भी जगह का जो है वो स्मॉल टिश्यू हम लेते हैं, ठीक है, उस स्मॉल टिश्यू को लेके उसकी हम जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं दोस्तों बायोप्सी, ठीक है। तो जब हम रेक्टल बायोप्सी करेंगे, यानी कि रेक्टम वाले पार्ट का जो है वो छोटा सा पार्ट हम लेंगे, देन उसके बाद उसमें देखेंगे तो उसमें हमारे पास में जो बेसल सेल्स है, ठीक है, बेसल सेल्स है, जो नर्व सेल है, ठीक है, वो हमें एब्सेंट मिलेगी। जो नर्वस सेल थी वो एब्सेंट मिलेगी। क्यों? यही तो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि यहां पे जो है वो हमारे पास में जो बेसल सेल्स है वो एब्सेंट हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन या मूवमेंट की प्रोसेस नहीं हो पाती है, फिर उसकी वजह से स्टूल पास नहीं होता, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग डिजीज। तो रेक्टल बायोप्सी करेंगे, रेक्टल बायोप्सी करेंगे तो हमें वहां पे बेसल सेल जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, या हम कहें कि जो गैंग्लियन सेल्स है वो देखने को नहीं मिलेगी। उसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ इसमें जो है वो हमारे पास में हिस्प्रिंग डिजीज है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा दोस्तों? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में किसी ट्यूमर की वजह से या और किसी चीज की वजह से जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन वहां पे जो गैंग्लियन सेल्स है वो प्रेजेंट मिलेगी, ठीक है, बेसल सेल्स है या जो गैंग्लियन सेल्स है वो प्रेजेंट मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है वो हमारे पास में एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल्स, जो गैंग्लियन सेल्स है वो हमारे पास में एब्सेंट मिलेगी। एंड उसके बाद में शो हाइपरट्रोफिड नर्व ट्रैंक, ठीक है, और साथ के साथ जो है वो जो नर्व ट्रैंक है वो हाइपरट्रोफिड मिलेगा, मतलब बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलती है रेक्टल बायोप्सी के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एनारेक्टल मैनोमेट्री। एनारेक्टल मैनोमेट्री में हम क्या देखेंगे दोस्तों कि एब्सेंस ऑफ रेक्टो एनल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स, यानी कि हम इसमें रिफ्लेक्स चेक करेंगे, उसमें हमारे पास में जो रेक्टल एनाबिलिटी रिफ्लेक्स है वो इनहिबिट मिलेंगे। क्लियर है? तो ये हम जो है वो बेसिकली देखने को मिलेगा हमारे पास में मेगा कोलन या हिस्प्रिंग डिजीज के अंदर। अब बात आती है हमारे पास में ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट, इसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। सबसे पहली चीज है कि जो हिस्प्रिंग डिजीज है उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास में सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं और ये मेन स्टे होता है, मेन चीज ये होता है। इसके सर्जिकल मैनेजमेंट में हम जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो प्रोसीजर हमारे पास में पुल थ्रू प्रोसीजर। पुल थ्रू प्रोसीजर में क्या करते हैं कि जहां कहीं पे भी हमारे पास में जो बेसल गैंग्लियन है या जो गैंग्लियन सेल्स है वो एब्सेंट होती है, उसको हम कट कर देते हैं, देन उसके बाद जो हो वो बाकी चीजों को एनास्टोमोसिस कर देंगे, यानी कि रिमूवेबल एनालगोनिक सेगमेंट। एनालगोनिक का मतलब होता है या जहां पे हमारे पास में जो गैंग्लियन सेल्स नहीं है उसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड एग्नोगैलेनिक सेगमेंट। जहां पे जो नर्वस सेल्स नहीं है
उसको हम रिमूव कर देंगे एंड कनेक्ट नॉर्मल बाउल ऑफ द एनस। देन उसके बाद वापस एनस से जो है उसको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि ये जैसे हमारे पास में है, इमेज के द्वारा मैं ले लेता हूं दोस्तों कि ये हमारे पास में ये इस तरीके से ये हमारे पास में, और इसको हम ले लेते हैं, ये लो, ये देखो यहां पे आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे दोनों चीजें, ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, यानी कि हिस्परिंग डिजीज इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसफर कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन, ठीक है, और ये हमारे पास में सिग्मोइड कोलन। ये जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हो ये है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एनागोल्निक रीजन, यानी कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास में गैंग्लियन सेल जो है वो एब्सेंट है, गैंग्लियन सेल जो है वो प्रेजेंट नहीं है। देन इसमें हमने क्या किया, यहां से कट लगाया, यहां से कट लगाया और इसको डायरेक्ट यहां पे आके अटैच कर दिया। ये देखो यहां से कट लगा के डायरेक्ट इसको जो है वो अटैच कर दिया। इसको हम बोलते हैं पुल थ्रू प्रोसीजर। क्लियर है? तो पुल थ्रू प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, उसको जो हमारे पास में जहां पे नर्वस सेल्स नहीं है उसको हम कट करके डायरेक्ट जो है वो अटैच कर देते हैं। इसको हम देते हैं पुल थ्रू प्रोसीजर। बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर है, नाम है, इनको हम वन बाय वन करके लेंगे। टाइप की अगर हम बात करें तो टाइप आ गया हमारे पास में, जैसे शिवेनसोन प्रोसीजर, एक होता है सेवन प्रोसीजर, एक होता है हमारे पास में डेम्फल प्रोसीजर। इसमें हमारे पास में चीजें वही होगी, काट के हम अलग करेंगे, बस यहाँ पे जो है वो किस तरीके से काटा जाएगा उसके आधार पे जो है वो यहाँ पे तीन प्रकार के जो है वो प्रोसीजर्स हैं। अगर हम इसको कहें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारे पास में स्वेनसोन प्रोसीजर। स्वेनसोन प्रोसीजर में हमने क्या किया कि जो जहां पे वेस्ट प्रोडक्ट वाला या जो जहां पे नर्वस सप्लाई नहीं थी उसको डायरेक्टली काट के जो है वो अटैच कर दिया। ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये प्री ओप का था, यानी कि पहले जो है वो हिस्परिंग डिजीज था। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको जो है वो काट के अलग कर दिया, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास में स्वेनसोन प्रोसीजर। ये देखो इस तरीके से काट के जो है वो यहाँ पे कर दिया। सेकेंड आता है हमारे पास में डुम्हेल, ठीक है, डुमेल प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो हो इस तरीके से कट करके जो हो उसको बड़ा बना के जो हो वो लगा दिया जाता है, ठीक है। ऐसे आता है हमारे पास में एनसी सेव, इसमें भी हम जो है वो कट करके इस तरीके से जो है वो लगाते हैं, यानी कि कट करके जिस तरीके से हम एनास्टोमोसिस करते हैं उसी के आधार पे जो है वो प्रोसीजर का नामकरण किया जाता है। तो इन सीवियर केसेस और न्यूनेट विथ एंट्रोकोलाइटिनिज्म उसमें हम क्या करते हैं, इनिशियली डायवर्टिंग कोलेस्टोमी बनाते हैं, देन डेफिनेटिव सर्जरी करते हैं। यानी कि अगर मान के चलिए सीवियर केसेज है या पूरे इंटेस्टाइन के अंदर या कोलन के अंदर जो है वो इन्फ्लामेशन हो सकता है नियोनेट में, तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम दोस्तों कोलेस्टोमी बनाएंगे। अब कोलेस्टोमी आपको पता ही है, नहीं पता है तो ऑलरेडी जो है वो एक बुलेट सीरीज में मैंने कोलेस्टोमी भी पढ़ाया हुआ है। कोलेस्टोमी में बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ये यहाँ पे कोलन है, ठीक है, तो ये इतना पार्ट जो है वो हमारे पास में डैमेज है, तो यहाँ से पार्ट को कट करके जो है वो बाहर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों कोलेस्टोमी, ठीक है। डिफरेंट टाइप की होती है, राइट साइड में करेंगे राइट कोलेस्टोमी, लेफ्ट साइड में करेंगे लेफ्ट कोलेस्टोमी, राइट साइड में करेंगे उसको वेट कोलेस्टोमी बोलते हैं। देन उसके बाद जो है वो सॉरी लेफ्ट साइड में करेंगे उसको ड्राई कोलेस्टोमी बोलते हैं, राइट वाले को जो है वो हम वेट कोलेस्टोमी बोलते हैं। अलग अलग कोलेस्टोमी का जो है वो नाम है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी हमारे पास में अगर सीवियर कंडीशन आती है, सीवियर कंडीशन इन द सेंस कि मान के चलिए पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको जो है वो कट करके, इस पार्ट को हम कट करके डायरेक्ट जो है बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, तो उसमें हम उसको बोलते हैं कोलेस्टोमी। तो अगर सीवियर कंडीशन है तो हम पहले कोलेस्टोमी करते हैं, देन उसके बाद डेफिनेटिव सर्जरी करते हैं, यानी कि उसको ठीक करते हैं, बाकी फिर कोलेस्टोमी को वापस जो है वो अटैच कर दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो हम करेंगे हिस्परिंग डिजीज में। तो सबसे पहली चीज है हमारे पास में प्री ऑपरेटिव केयर में हम क्या करेंगे, तो प्री ऑपरेटिव केयर में करेंगे दोस्तों मॉनिटर फॉर साइन ऑफ एंट्रीकोलाइटिस, ठीक है। एंट्रीकोलाइटिस को जो है वो हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्लाइंट को जो है वो एनपीओ रखेंगे, यानी कि नथिंग बाय माउथ, मुंह से कुछ भी नहीं देंगे, और ये आपको भी पता है कि प्री ऑपरेटिव सर्जरी में हम मुंह से जो है वो कुछ भी नहीं देते हैं। नेक्स्ट आईवी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो चेक करेंगे, मेंटेन करेंगे। देन एनिमा, अगर हमें प्रिस्क्राइब किया गया है तो हम एनिमा देंगे, अगर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है तो हम एनिमा नहीं देंगे, क्योंकि पहले से ही जो है वो फ्लूइड एक्यूमुलेट है, और एनिमा देके जो है वो हम क्या कर लेंगे, क्योंकि आगे का रास्ता तो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अगर प्रिस्क्राइब किया गया, हालांकि कोई भी सर्जरी होती है तो उसमें हम जो है वो एनिमा देते हैं, स्पेशली
अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड अपेंडिक्स उसमें हम एनिमा नहीं देते हैं, बाकी ऑलमोस्ट 99% सर्जरी में हम जो है वो एनिमा देते हैं। इसमें भी हम एनिमा देंगे या नहीं देंगे वो डिपेंड करता है हमारे पास में फिजिशियन ऑर्डर पे, अगर उन्होंने ऑर्डर किया है तो हम जरूर देंगे। नेक्स्ट एब्डोमिनल गर्थ मैनेजमेंट, ठीक है, एब्डोमिनल गर्थ जो है वो चेक करेंगे। एब्डोमिनल गर्थ कैसे चेक करते हैं वो भी आपको पता ही होगा दोस्तों, कि हम जो है वो हमारे पास में जो है वो मेजरमेंट टेप लेंगे, उस मेजरमेंट टेप को जो हमारे पास में अम्बिलिकस है, ठीक है, उसके बराबर में लेके जो है वो मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूज होता है, ऊपर से ले लेंगे तो कम आ जाएगा, ज्यादा नीचे से लेंगे तो भी कम आ जाएगा। तो एब्डोमिनल गर्थ जो है वो कैसे चेक करते हैं, तो ये जैसे हमारे पास में जो है वो एब्डोमिनल है, ठीक है, ये हमारे पास में एब्डोमिनल है और ये हमारे पास में अम्बिलिकस है, तो जो मेजरिंग टेप है वो इस अम्बिलिकस के जो है वो बिल्कुल साइड में लेनी है और इसको जो है वो हम चेक करते हैं। ऐसे हम एब्डोमिनल गर्थ जो है वो मेजरमेंट करते हैं और डेली मेजरमेंट करते हैं कि कितना जो है वो बड़ा है। नेक्स्ट उसके बाद में पेरेंटल एजुकेशन एंड सपोर्ट। पेरेंटल, अगर बच्चा छोटा है तो पेरेंट्स को जो है वो एजुकेशन देंगे कि ये देखो ये डिजीज है और इसमें ये प्रॉब्लम्स आती है और इसको हम इस तरीके से जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर इन द सेंस अब सर्जरी हो चुकी है, देन उसके बाद जो है वो आप किस तरीके से या कैसी केयर जो है वो देंगे। तो पहला हमारे पास में मॉनिटर सर्जिकल साइट, यानी कि सर्जिकल साइट को जो है वो हम मॉनिटर करेंगे। भाई जो भी सर्जरी हुई है उस पर कहाँ वहां पे इन्फेक्शन तो नहीं है या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो सर्जिकल साइट को जो है वो हम मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट एंश्योर एजुकेशन हाइड्रेशन, यानी कि प्रॉपर जो है वो आईवी फ्लूइड को जो है वो मेंटेन किया जाता है, क्लाइंट ऐसा ना हो कि डिहाइड्रेशन कंडीशन में जो है वो चला जाए। नेक्स्ट पेन मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स कोई ना कोई सर्जरी होती है तो पेन तो जरूर होता है, तो पेन मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो भी हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिव है उसमें हम क्या देखते हैं दोस्तों, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन को जो है वो हम देखेंगे। सर्जरी हो गई है तो क्या उसके बाद भी जो है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है, उसमें हम जो है वो दोस्तों फ्लैटस देखते हैं कि गैस पास हो रही है नहीं हो रही। और कोई भी सर्जरी होती है तो आपने देखा होगा फिजिशियन सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि गैस पास हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टीच कोलोस्टोमी केयर इफ डन। अगर आपने कोलोस्टोमी की है, कोलोस्टोमी क्यों की जाती है दोस्तों, कोलोस्टोमी की जाती है अगर हमारे पास में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और लगता है कि अभी सर्जरी में जो है वो टाइम है, तो उसके लिए हम कोलोस्टोमी कर देते हैं, बाईपास सर्जरी कर देते हैं, डायरेक्ट कोलन को जो है वो स्किन एरिया पे एब्डोमिनल वॉल एरिया पे जो है वो निकाल देते हैं। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आता है वो डायरेक्ट वहीं आता है, बाकी चीज अंदर पड़ी रहती है और जैसे ही हमारे पास में सूटेबल टाइम होता है देन उसके बाद सर्जरी करके उसको ठीक कर देते हैं। तो अगर किसी क्लाइंट को कोलोस्टोमी की गई है तो कोलोस्टोमी केयर जो है वो उसके बारे में उसको बताएंगे। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन सपोर्ट जो है वो उसको देंगे। ये हो गया हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिव। देन उसके बाद आता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला कॉम्प्लिकेशन तो आता है हमारे पास में एंट्रकोलाइटिस, ठीक है, ये जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस होता है, इसमें क्लाइंट की जो है वो जान भी जा सकती है। तो एंट्रोकोलाइटिस को जो है वो ध्यान में रखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। देन परफोरेशन ऑफ बाउल, ठीक है, अगर वहां पे सर्जरी हुई है तो बाउल ऑलरेडी कंटामिनेटेड चीज है, तो जो कंटामिनेटेड सर्जरियां जहां पे होती है वहां पे दोस्तों परफोरेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हम इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे आता है। भाई जब कोलोस्टोमी की सर्जरी होती है या जितने भी हमारे पास में लोस्ट या जहां पे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वहां पे जो सर्जरी होती है वहां पे परफोरेशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेरिलिटी मेंटेन हम नहीं कर सकते, ऑलरेडी कंटामिनेटेड चीजें वहां से जो है वो गुजरती है, इसलिए उतनी स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए परफोरेशन होने के चांसेज होते हैं। तो परफोरेशन होने के जो है वो चांसेज होंगे। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन या इनकंटिनेंस पोस्ट सर्जरी, ठीक है, पोस्ट सर्जरी के बाद भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है वो हो सकता है, अगर सर्जरी सही तरीके से नहीं हुई है तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्ट्रक्चर एंड ऑब्स्ट्रक्शन एट द सर्जिकल साइट। जो भी सर्जरी की है अगर प्रॉपर सर्जरी नहीं है तो स्ट्रक्चर मतलब नैरोइंग या ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। लास्ट आ जाता है साइकोसोशियल इशू, ठीक है, स्पेशली इन ओल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, साइकोसोशियल इशू सबसे मेन होता है। अगर मान के चलिए किसी क्लाइंट की जो है वो कोलोस्टोमी कर दी है तो कोलोस्टोमी के साथ वो बच्चा अपने आप को हीन भावना से समझेगा, ठीक है, वो समाज में सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो लगेगा कि मैं इन बाकी सब से जो है वो अलग हूं, सब लोग मुझे किसी निगाह से देख रहे हैं, वो सारी चीजें जो है उसमें देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली जो है वो कॉम्प्लिकेशन हमें जो है वो दैट इज कॉल्ड हिस्परिंग डिजीज में देखने को जो है वो मिलेंगे।
देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास में लास्ट प्रोग्नोसिस, फिर हम उसकी समरी देखेंगे और फटाफट इस टॉपिक को जो है वो खत्म करेंगे। प्रोग्नोसिस की बात करें तो दोस्तों गुड एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली सर्जरी जब भी हम करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। एंड सम चिल्ड्रंस में कंटिन्यू हैव द बाउल इशू, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है वो बाउल इश्यू जो है वो उससे सफर करते रहते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, सोइलिंग एंड आफ्टर सर्जरी के बाद भी जो हो बहुत सारे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की जो हो प्रॉब्लम रही जाती है, ठीक है। अब फटाफट इसकी जो है वो हम निमोनिक्स देख लेते हैं हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हिस्परिंग डिजीज के, तो इसको हिर्स से जो है वो हम याद कर सकते हैं। H4 आता है हमारे पास में हाइपोटोनिया ऑफ बाउल। हाइपोटोनिया क्यों बोला दोस्तों? ऑफ कोर्स हाइपोटोनिया इसलिए बोला क्योंकि वहां पे जो है वो हमारे पास में मोमेंट नहीं है, ठीक है, जिसको हम बोले दोस्तों एग्नोग्लोनिक सेगमेंट, जहां पे हमारे पास में जो है मोमेंट नहीं है। जहां पे भी हमारे पास में गैंग्लियन सेल एब्सेंट होती है उसको हम बोलते हैं एगैंग्लियोनिक सेगमेंट, ठीक है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। तो ये हो गया हमारे पास में एक गैंग्लियोनिक सेगमेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगा, हाइपोटोनिया जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में I4 इमोबिलाइज म्यूकेनियम। ऑफकोर्स इमोबिलाइज म्यूकेनियम कैसे, मतलब म्यूकेनियम जो है वो पास आउट ही नहीं होगा, पासेज इन 24 to 40 आवर्स जो है वो म्यूकेनियम पास नहीं होगा। नेक्स्ट R4 रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें फोर्सफुल जो है वो एक्सप्लोजन होगा, बहुत जोर लगाएंगे तो स्टूल पास होगा और वो बिल्कुल रिबन लाइक होता है, ठीक है, इसकी वजह से वो जो है वो रिबन लाइक जो है वो स्टूल निकलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में F4 स्वेलन एब्डोमेन, ठीक है, डिस्टेंशन होगा क्योंकि सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास में एब्डोमेन में इकट्ठा है तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। C4 कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, जब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल ही नहीं रहा है तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। एंड H4 हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा इन इंट्रोकोलाइटिस। इंट्रोकोलाइटिस में हमें हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, यानी कि पोटेशियम लेवल जो है वो हमारे पास में डिक्रीज मिलेगा, दैट इज कॉल्ड लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी जो है वो कम होगा, ये चीजें देखने को मिलेगी। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास हमारे पास में हिस्परिंग डिजीज जो है वो फिनिश होती है, और इसी तरीके से जो है वो हम आगे भी क्लास जो है वो हमारे पास में चलती रहेगी। क्लास कैसी लगी या और भी ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझने में दिक्कत आती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, चाहे वो मेडिकल सर्जिकल का हो या किसी भी चीज का हो, आप कह सकते हो, क्लास के बारे में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए डिसऑर्डर के साथ, नए डिजीज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।